A very good morning to all of you. Welcome back to Target for IQ. This is वेदांत और आज हम पढ़ेंगे कि LLM करते हुए, मास्टर ऑफ लॉस परस्यू करते हुए कैसे जुडिशरी सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी जाए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो LLB करने के बाद LLM परस्यू करते हैं, बट उनका एक और ड्रीम होता है टू क्रैक द मोस्ट कोवोटेड जुडिशरी एग्जाम। तो ये वीडियो उन सब के लिए है, चाहे PCSJ हो या HJS हो, हायर जुडिशियल सर्विसेज। अगर आप साथ में LLM परस्यू कर रहे हैं तो एग्जाम क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू फॉलो अ फिट एंड ऑन स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप एग्जाम क्लियर कर पाए, क्योंकि आपको LLM को भी टैकल करना है और साथ में जुडिशरी एग्जाम जो कि अपने आप में एक बहुत रिगरस एग्जामिनेशन है उसको भी टैकल करना है। तो आज की वीडियो हम समझेंगे कि कैसे अपनी LLM प्रिपरेशन के साथ साथ आप बूस्ट कर सकते हैं अपनी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जुडिशरी एग्जाम्स का नेचर क्या है। तो बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज इज प्रीलिम्स, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ट्रस्ट मी, आज के टाइम में दिस स्टेज इज द टफेस्ट नट टू क्रैक। मेंस फिर भी आप पढ़ लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, बट आज क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि प्रीलिम्स क्रैक करना आज के टाइम में सबसे डिफिकल्ट स्टेज है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। तो प्रीलिम्स को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। प्रीलिम्स आपको क्रैक करेंगे तभी आप मेंस लिख पाएंगे, बिना प्रीलिम्स के कुछ भी नहीं हो सकता। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि प्रीलिम्स में आपको जान झोंक देनी है तभी उससे क्लियर हो पाएंगे। सेकेंड स्टेज इज मेंस। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हम अपने लॉ स्कूल्स में क्वेश्चन आंसर करते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, सिमिलरली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने होते हैं। ये आपका इन डेप्थ लीगल नॉलेज टेस्ट करता है। और दिल्ली जुडिशियल एग्जाम्स जो हैं, कुछ दिल्ली जुडिशरी हो गया, हिमाचल जुडिशरी हो गया, या आपका पंजाब जुडिशरी हो गया फॉर दैट मैटर, वो आपकी राइटिंग स्किल्स पे भी आपको मार्क्स अवॉर्ड करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ इंटरव्यू, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी प्लस लीगल नॉलेज टेस्ट होती है। सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। IPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, CPC, लोकल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ। बट इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आपके LLM में भी ओवरलैप करते हैं। तो अगर आप एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी डिवाइस करके चलेंगे, एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, तो आप LLM के साथ साथ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए, सबसे पहले हमें यह करना है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को, किस चीज की, LLM की प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करना है विद द प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की जो हम तैयारी कर रहे हैं और LLM जो हम परस्यू कर रहे हैं, दोनों की प्रिपरेशन को हमें साथ में इंटीग्रेट करना है। अब सर इंटीग्रेट कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सबसे फंडामेंटल टिप होती है कि उसका सिलेबस आपकी टिप्स पे होना चाहिए। सिलेबस देखिए आपका LLM में, यहां पर मैं एक प्री कंसीव्ड नोशन लेके चल रहा हूं कि यहां पर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी फ्रॉम आइदर क्रिमिनल लॉ बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बैकग्राउंड। रीजन बीइंग दैट जो बच्चे कॉर्पोरेट लॉ में मास्टर ऑफ लॉस करते हैं, या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में करते हैं, या इंटरनेशनल में करते हैं, वो ज्यादातर या तो एडवोकेसी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं या फिर वो एकेडमिक्स में परस्यू करने चले जाते हैं अपने करियर को फर्दर। कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ एक ऐसा मास्टर ऑफ लॉस का फील्ड है, LLM का फील्ड है, जिसको परस्यू करके बच्चे जुडिशरी एग्जाम्स में भी बैठते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट जो बच्चे LLM इन 2 फील्ड्स में नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं आपके LLM सिलेबस में और जुडिशरी के सिलेबस में। जैसे फॉर एग्जांपल LLM में आप IPC पढ़ते हैं, अगर आप क्रिमिनल लॉ से हैं,
एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़ेंगे, विक्टिमोलॉजी और पीनोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि सीआरपीसी से ही इंटीग्रेट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन दें तो आपको कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर कोर सब्जेक्ट्स ऑफ जुडिशरी सिलेबस। तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सेकेंडली देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फोकस, एज वी ऑल नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म। अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि थ्योरी ऑफ ग्रैंड नॉर्म किसने दी थी? हु वाज द ज्यूरिस्ट जिसने थ्योरी ऑफ ग्रैंड नॉर्म दी थी? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस जो जुडिशरी में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस जैसे केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, केस वनंत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हो गया, इन केसेस को आप ज्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, इन केसेस को आप ज्यादा डीप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके एलएलएम एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, क्रिमिनल लॉ पे आप अपनी मास्टरी करते हैं। पे स्पेशल अटेंशन टू क्रिटिकल सेक्शंस लाइक मर्डर, 375 आईपीसी रेप, 299 ऑफ आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड, 378 ऑफ आईपीसी थेफ्ट। अब ये जो सेक्शंस हैं, ये आप देखेंगे कि अगर आप क्रिमिनल लॉ में एलएलएम कर रहे हैं तो वहां पर भी ये सेक्शंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और आप जुडिशरी सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो सिलेबस हमारा अलाइन हो रहा है एलएलएम का और जुडिशरी का, उसको एक सेपरेट लिस्ट बनाकर लिखना है। उसके बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से भी उन कोर एरियाज को हमें पकड़ना है जो एलएलएम में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड जुडिशरी में भी बहुत वेटेज रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक ऐसा टॉपिक पकड़ेंगे जो एलएलएम में भी ज्यादा वेटेज रखता है और जुडिशरी में भी ज्यादा वेटेज रखता है, तो और आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप एक तीर से दो निशाने मारेंगे। आपकी एलएलएम के सिलेबस की भी तैयारी होगी और आपकी जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन की भी तैयारी होगी। तो डबल बोनैंजा, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इन दिस स्लाइड इज दैट you have to make your notes judiciary oriented। अब जुडिशरी ओरिएंटेड का क्या मतलब है? देखिए, जब हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखते हैं तो हम 5 पेजेस, 6 पेजेस, 7 पेजेस, कोई तो मेरी क्लास में लोग थे जो 10-10, 12-12 पेजेस के आंसर लिखते थे। परेशान हो जाता था, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, 10-10, 12-12 पेज के आंसर्स लिख रहे हैं, 6-6, 7-7 पेज के आंसर्स लिख रहे हैं। बट उस आदत को कॉलेज तक ही कन्फाइन कर दीजिए। कॉलेज खत्म हो गया है, उस आदत को भी वही रहने दीजिए, बिकॉज जब आप जुडिशरी सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, यहां पर योर आंसर हैज टू बी पिन पॉइंटेड एंड एक्यूरेट। आपसे जितना पूछा गया है आप सिर्फ उतना ही जवाब देंगे। ये मूल मंत्र है मेंस क्लियर करने का। अगर आप इधर उधर जरा भी भटके तो या तो आपका पेपर छूट जाएगा या फिर एग्जामिनर हीड ही पे नहीं करेगा आपके उस आंसर को पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का जो आंसर राइटिंग पैटर्न है उसमें आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप टू द पॉइंट हिट करेंगे। मछली की आंख पे जैसे अर्जुन निशाना लगाते थे, सिमिलरली आपको टू द पॉइंट जो आपसे पूछा गया है उसी पे हिट करना है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपको जो पूछा गया है सिर्फ उसी को आंसर करना है। तो अपने जो आपके नोट्स हैं एलएलएम में जो आप बनाएंगे उनको जुडिशरी ओरिएंटेड बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आपसे पूछा गया है जुडिशरी में और एलएलएम में भी, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, सो यू हैव टू ड्राफ्ट योर आंसर इन सच अ मैनर, यू हैव टू फ्रेम योर नोट्स इन सच अ मैनर कि आप A4 साइड जो शीट होती है उसके 2 साइड्स में
मतलब एक एक A4 साइज फ्रंट एंड बैक में आप पूरा का पूरा डिफरेंस समझा सकें। क्यों? इस पे मैं स्ट्रेस इतना इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि नॉलेज सबको है, नॉलेज आपको भी होगी, आपके साथ जो पीयर्स होंगे उनको भी होगी, जो आपका कॉम्पिटिटर होगा उसको भी होगी, बट सेलेक्ट वो बच्चा होगा जो उस नॉलेज को लिमिटेड स्पेस में लिख के अच्छे से एक्सप्रेस करके आ पाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, टाइम मैनेजमेंट। देखिए आप लोगों को लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं अपने एलएलएम के, तो उसके साथ वहां पर आपको क्लासेस भी करनी है, असाइनमेंट्स हो गई, डेजर्टेशंस हो गई, ये सब चीजें हमें करनी है। इसके साथ हमें अपनी जुडिशरी की भी प्रिपरेशन करनी है। अब वो प्रिपरेशन हम कैसे मैनेज करें? तो देखिए आपको अपना दिन प्लान करना पड़ेगा। 2 से 3 घंटा आप डेली देंगे अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को। 2 से 3 घंटे की बात मैं वहां पे कर रहा हूं जहां पर बच्चे 2 ईयर एलएलएम कोर्स परस्यू कर रहे हैं। इफ यू आर परस्यूइंग अ एलएलएम कोर्स विच इज 1 ईयर ओनली, तो वहां पर ये जो टाइम पीरियड है ये 2 से 3 घंटा बढ़ के 5 से 6 घंटा हो जाएगा। क्लियर? 1 घंटा आपको बेयर एक्ट्स को देना है। मैं रिपीटेडली अपनी वीडियोस में आपको बोलता आ रहा हूं, बेयर एक्ट्स आर योर बाइबल। बेयर एक्ट्स पे फोकस रखिए। बेयर एक्ट्स आपकी बाइबल है, बेयर एक्ट्स आपकी गीता है, बेयर एक्ट्स ही आपकी कुरान है, और बेयर एक्ट्स ही आपकी गुरु ग्रंथ साहिब है। बाय द वे आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे ईद का फेस्टिवल। तो बेयर एक्ट्स पे आपको फोकस करना है। उसके बाद 1 घंटा बेयर एक्ट्स पढ़ने के बाद 1 घंटा आपको थ्योरी पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा आपने बेयर एक्ट में पढ़ा सीपीसी का रेस जुडिकाटा। अब 1 घंटा बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद, उसके इलस्ट्रेशंस पढ़ने के बाद, उसके सबसेक्शंस पढ़ने के बाद आप उसी टॉपिक को एक बुक से पढ़िए, एक स्टैंडर्ड बुक से। जैसे सीपीसी के लिए स्टैंडर्ड बुक जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यूज करते हैं दैट इज तकवानी। तो आप तकवानी से उसी की थ्योरी पढ़िए। थ्योरी जब आपने पढ़ ली तो आधे घंटे का जो आपका पोर्शन बचेगा इसमें आप करेंगे उसका रिवीजन। अब ये हुए 2 घंटे और ये हुआ 2.5 घंटे। अब मैंने लिखा है 2 से 3 घंटे, तो 3 घंटे में अभी भी हमारे पास 30 मिनट्स बच गई। अब इन 30 मिनट में हमें क्या करना है? 15 मिनट हम देखेंगे उस स्पेसिफिक टॉपिक जो आपने आज पढ़ा उसके एमसीक्यूज, एंड 15 मिनट हम देखेंगे जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। ऐसे करके हर टॉपिक की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आप कर पाएंगे बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए, बिना ज्यादा लोड लिए, और योर प्रिपरेशन वुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव एंड एक्यूरेट। जो ये 2 से 3 घंटे का प्लान है ये डेली का प्लान है। जैसे इसको आप बाइफरकेट ऐसे कर सकते हैं कि सुबह उठे, कॉलेज जाने से पहले 1 घंटा बेयर एक्ट पढ़ ली, और फिर रात को आए 10 से 12, रात को सोने से पहले 10 बजे बैठे और 12 बजे तक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूरा करके 12 बजे सो गए। तो आप पे ज्यादा लोड भी नहीं आएगा, माइंड पे गैप भी मिल जाएगा और प्रिपरेशन भी इफेक्टिवली हो जाएगी। वीकेंड्स की बात करें, वीकेंड्स पे आपका कॉलेज ऑफ होगा तो उसको आपको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना है फॉर योर प्रिपरेशन। 5 से 6 घंटे आप देंगे टफ टॉपिक्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32, एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 क्या है? रेस जेस्टे। ठीक है। सिमिलरली सीआरपीसी में अगर हम चले जाएं तो सेक्शन 173 दैट इज चार्जशीट। तो जो टफ टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, उनको आप वीकेंड पे पढ़िए, थॉरोली उनकी रीडिंग करिए, थॉरोली उनकी बेयर एक्ट को एनालाइज करिए। उसके बाद सेम प्रैक्टिस हमें करनी है कि एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस। ऐसे करके आपकी धीरे ही धीरे, देखते ही देखते, मिनिमल एफर्ट के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए स्लाइड भी आपको वही बता रही है जो मैं आपको बताता रहता हूं, बट आप मेरी बात कम सुनते हैं, स्लाइड पे लिखा हुआ ज्यादा देखते हैं। तो चलो इस पे लिखा हुआ देख लो, मास्टर दी बेयर एक्ट्स लिखा हुआ है ना, मास्टर दी बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स को जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना ज्यादा पकड़ आपकी कॉन्सेप्ट पे मजबूत होगी। क्यों? बिकॉज बेयर एक्ट्स आर दी कोर ऑफ जुडिशरी एग्जाम्स। प्रीलिम्स में तो 99% पेपर बेयर एक्ट से ही आता है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता।
अपार्ट फ्रॉम दैट जीके जीएस पोर्शन अगर किसी स्टेट में जैसे यूपी में जीके जीएस पूछा जाता है, दैट इज एन सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। बट लॉ में बैराक के बाहर से कुछ नहीं आता। तो इट इज सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपको पता है कि एक बुक है, एक बेयर एक्ट है, और इस बेयर एक्ट के बाहर से कुछ नहीं आएगा, मुझे सिर्फ इसी को तो पढ़ना है। तो टेंशन क्या है भाई, पूरी पढ़ डालो, उसको रिपीटेडली पढ़ो, सेक्शंस की लिस्ट बनाओ कि आज मैं इतने सेक्शंस पढ़ूंगा, आज मैं इतने सेक्शंस पढ़ूंगा। जैसे डेली टारगेट आप बना सकते हो 10-15 सेक्शंस का। फॉर एग्जांपल एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस है। अब 167 सेक्शंस में अगर आप 10-10 सेक्शन करके भी डेली का टारगेट बनाए तो 10-15 दिनों में आपका एविडेंस एक्ट पूरा हो जाएगा और बहुत ही कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी से पूरा होगा, है कि नहीं। तो सिमिलरली आपको सारे अलग अलग स्टैट्यूट्स के लिए, सारे अलग अलग लॉस के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है कि डेली हम 10-15 सेक्शन, 15-20 सेक्शंस डेली पढ़ेंगे, उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, उनकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे, उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उनके प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि एक होलिस्टिक व्यू उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपके दिमाग में आ जाए कि प्रीलिम्स में से ये पूछते हैं, मेंस में से ये पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल 299 एंड 300 कल्पेबल होमिसाइड का मर्डर मैंने आपको बताया, दोनों को पढ़िए बेयर एक्ट से। उसके बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप उठा लीजिए, रतन लाल धीरज लाल, केडी गौर, कोई भी बुक जो आपको लगती हो उससे उठाइए, उसकी थ्योरी पढ़िए कि क्या डिफरेंस है दोनों में, बुक में क्या दिया हुआ है। उस थ्योरी को कंपेयर करिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज से, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए बुक की लैंग्वेज से कि ये जो बुक में लिखा है ये किस जगह से इंटरप्रेट होकर आ रहा है बेयर एक्ट में से, बेयर एक्ट में जो ये लाइन लिखी है इसकी क्या इंटरप्रिटेशन दे रखी है किताब के अंदर। इस तरीके से आप उसकी तैयारी करिए, ठीक है। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड मेमोराइज इट, डोंट जस्ट गो फॉर रोट लर्निंग कि रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया, दैट इज द वर्स्ट वे टू स्टडी एनी सब्जेक्ट, लीव अलोन लॉ, ठीक है। मतलब समझिए, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट इट, तो आपको मेमोराइज करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जब आपको कोई चीज समझ आ जाती है तो आपको उसे रटना नहीं पड़ता, ठीक है। केसेस के थ्रू ज्यादा से ज्यादा अपनी मेमोराइजिंग माइंड मैप्स बनाइए। जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस का आप सबने नाम सुना ही होगा। तो एक्सेप्शन कौन सा है, कमेंट करके बताइए। ये केस कौन से एक्सेप्शन से डील करता है ऑफ मर्डर, कमेंट करके मुझे इस बात को बताइए। तो जिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा हूं, उस एक्सेप्शन को जब आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, बेयर एक्ट से पढ़ने के बाद जब आप देखेंगे कि ये एक्सेप्शन इस पर्टिकुलर केस में डील किया गया था और इस केस को आप पढ़ेंगे, तो ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, केसेस पढ़ के ऐसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी कि आप आज से 5 साल बाद भी इस केस को ना पढ़े ना, आपके दिमाग में वो हमेशा छपा रहेगा कि आप क्या पढ़ा था आपने और वो एक्सेप्शन कैसे अप्लाई होता है, उस एक्सेप्शन में क्या बात कही गई है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आंसर राइटिंग। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, कॉन्सेप्ट समझे, केसेस पढ़े, बेयर एक्ट पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, बट एग्जाम छूट गया, लिख नहीं पाए पूरा पेपर, या फिर पेपर तो लिख दिया बट उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, दिमाग में बहुत कुछ था, खिचड़ी पक गई और वो पेपर पे भी खिचड़ी बन के उतर गई। क्लियर, कंसाइज, पिन पॉइंटेड आंसर नहीं लिख पाए, कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनर को आपकी नॉलेज से मतलब नहीं है, एग्जामिनर को मतलब है कि आपने पेपर में क्या प्रेजेंट किया है। तो प्रैक्टिस करो जुडिशरी स्टाइल में आंसर राइटिंग, जो मैंने बताया एकदम क्रिस्प होनी चाहिए, सेक्शन बेस्ड, 200 से 300 वर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अगर एक 20 मार्क का क्वेश्चन है इन यूपी जुडिशियल सर्विसेज फॉर एग्जांपल, तो एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 साइड्स लेनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2.5 पेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट 2.5 साइड्स। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ पेज, 1 साइड, 2 साइड एंड फिर यहां तक आधी एक और साइड, तो अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2.5 साइड में आपको मैक्सिमम लिखना है। कोशिश करिए कि 2 साइड में कन्फाइन करके खत्म कर दें, बट अगर नहीं हो पा रहा है, कंक्लूजन रह गया है, तो आप आधी साइड और ले सकते हैं। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अ 20 मार्कर क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट योर लेंथ एज पर द मार्क्स अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है।
प्रैक्टिस करिए मेंस के, जो प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको देख के आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और वीकली गोल बनाइए 7 आंसर्स का। अब ये 7 आंसर्स का क्यों? 7 आंसर्स का गोल इसलिए कि डेली सोने से पहले, ये एक ब्रह्म वाक्य अपने दिमाग में डाल लीजिए कि डेली सोने से पहले मैं एक आंसर तो लिखूंगा ही लिखूंगा। क्योंककि अगर आप एक आंसर लिखते हैं, सपोज करिए आपने आज से एलएलएम में एनरोलमेंट लिया, आज से आपकी एलएलएम स्टार्ट हुई, एक साल में होते हैं 365 दिन, 2 साल की आपकी एलएलएम है। बाय द एंड ऑफ 2 ईयर, जिसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करी, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है जो वेदांत सर ने आपको बताया, यू वुड हैव रिटन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 700 आंसर्स। क्योंकि वीकेंड पे आप 2-2, 3-3 आंसर्स भी अटेम्प्ट करेंगे, ये डेली बेसिस का मैं बता रहा हूं। तो जस्ट इमेजिन, जिस बच्चे ने 700 से ज्यादा आंसर्स की लिख के अपने हाथों से प्रैक्टिस कर रखी होगी, उसके टिप्स पे कितना जबरदस्त कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आंसर राइटिंग होगी एग्जाम के पर्पस के लिए, और वो बच्चा 110% एज लेगा बाकी बच्चों के ऊपर व्हेन इट कम्स टू राइटिंग योर पेपर इन अ कंसाइज मैनर एंड एक्यूरेसी के साथ उसको कंप्लीट करना, आंसर करना जो एग्जाम में पूछा हुआ है। मॉक टेस्ट एंड पास पेपर्स मैंने आपको बताया, पास पेपर्स उठाकर देखेंगे, हम लोग का डेली स्केड्यूल है आधे घंटे में, हम पहले प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे, फिर मेंस का पेपर देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पास पेपर्स हमें सॉल्व भी करने हैं, पिछले 10 साल के पेपर्स, 10-20 साल से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, 10 साल मोर देन इनफ है। अगर 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2015 तक जो भी पेपर्स हुए हैं उस पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। वीकली मॉक टेस्ट लगाइए, 100 से 2 एमसीक्यू, 200 से 250 कर लीजिए। 100 एमसीक्यू तो 20 मिनट में आप 100 एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, धीरे धीरे जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। 20 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, 15 मिनट में 100 एमसीक्यू आप सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश करिए 200 से 250 एमसीक्यू आप डेली सॉल्व कर सके, ठीक है। अपनी एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन करनी है और स्पीड भी मेंटेन करनी है। ये नहीं कि 15 मिनट में सर ने बोला था 15 मिनट में कर रहा हूं तो बिना पढ़े क्वेश्चन पर टिक कर दिया ना। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए, ठीक है। मेंस में 5 से 10 साल के पिछले प्रीवियस ईयर हमें मेंस सॉल्व करने हैं, और जैसे एसे राइटिंग का भी एक पेपर आपके जुडिशरी में आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन क्लास राइट नाउ, ओके। या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एसे राइटिंग का भी एक आपका पेपर होता है, आर्टिकल 14 पे ऐसे आ गया, आर्टिकल 19 पे ऐसे आ सकता है, आर्टिकल 21 बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पे ऐसे आ सकता है। या फिर आपको बोल देंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जस्टिस, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सब जब आप देखेंगे ना कि किस तरीके के नेचर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात? प्लस स्टे अपडेटेड। अब भाई स्टे अपडेटेड का क्या मतलब है? स्टे अपडेटेड का ये मतलब है जस्ट अ मिनट, स्टे अपडेटेड। अब स्टे अपडेटेड का क्या मतलब है कि आपको जो भी करंट लीगल अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी करंट लीगल हैपनिंग्स हो रही हैं इंडिया में, सोसाइटी में, इंटरनेशनली जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। बिकॉज नाउ द नेचर ऑफ एग्जाम्स इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू दो स्टैटिक क्वेश्चंस जो पहले पूछे जाते थे। हाँ बताओ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में क्या डिफरेंस है, हाँ बताओ थेफ्ट में और रॉबरी में क्या डिफरेंस है। नो माय फ्रेंड्स, वो जमाना गया। अब द नेचर ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी डायनेमिक। आपको स्टैटिक क्वेश्चन के साथ इंटीग्रेट करके करंट हैपनिंग को पूछा जाएगा, इसलिए आपको अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के करंट लीगल ट्रेंड से भी। अब इसमें आप सोर्सेज यूज कर सकते हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। आई वुड पर्सनली प्रेफर टू रीड इंडियन एक्सप्रेस क्योंकि जुडिशरी ओरिएंटेड कंटेंट इंडियन एक्सप्रेस में ज्यादा आता है। हिंदू इज मोर यूपीएससी कन्फाइंड स्टाइल, बट इंडियन एक्सप्रेस इज much more catering to the needs of judicial aspirants. Plus
आप एप्स या एडटेक चैनल्स देख सकते हैं, जैसे हमारा चैनल है अ टारगेट फॉर IQ, हमारी ऐप भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इस पे आप विजिट कर सकते हैं अपनी जीके अपडेट के लिए। बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च भी हैं जो अभी हम नीचे पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एनरोल करा सकते हैं अपनी करंट अफेयर्स और जीके की प्रिपरेशन को एक एज देने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए। प्लस जो जो नए नए केसेस आ रहे हैं, जैसे जोसेफ शाइन केस आ रहा है, आया था, या फिर अभी सेम सेक्स मैरिज केस आया था, चलिए ये भी आपका होमवर्क है। अभी जो सेम सेक्स मैरिज जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस जजमेंट का नाम, पूरा नाम मुझे लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, तो जो नए नए केसेस आ रहे हैं उससे अवेयर रहिए और प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव रखिए कि कहीं से भी कुछ भी मुझसे पूछा जाए तो मैं उसको बता दूंगा। अब ये सक्सेस स्टोरी है, एक बच्चा जो LLM के लेक्चर्स भी दिन में अटेंड करता है, अपने असाइनमेंट्स भी टाइम पे देता है, रात को आकर जुडिशरी की प्रिपरेशन भी करता है, अपनी बेयर एक्ट्स पढ़ता है, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता है, प्रीलिम्स के लिए MCQ सॉल्व करता है और लगा रहता है विद कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। एक दिन रिजल्ट में उसका नाम आता है PDF में रोल नंबर के साथ और वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बन जाता है। और ये आपका भी फेट हो सकता है। दिस फेट कैन बी योर्स, दिस कैन बी योर फ्यूचर, अगर आप एक फोकस्ड अप्रोच के साथ तैयारी करें। रिसोर्सेज एंड फाइनल टिप्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बेयर एक्ट्स पे बहुत फोकस करना है, दीज आर द बाइबल्स। प्लस बेयर एक्ट पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेयर एक्ट का जो पर्टिकुलर पोर्शन आज आपने रीड करा है, उसको बुक से उसकी थ्योरी को हमें रीड करना है। जैसे IPC रतनलाल धीरजलाल या KD गौर, CRPC के लिए केलकर, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए MP जैन, VN शुक्ला, ये आप ये रेफर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह, टॉर्ट्स के लिए RK बांगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो बेयर एक्ट से हमने बेयर प्रोविजन पढ़ा, उसको समझा, खुद अपना दिमाग को अप्लाई करा कि ये क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद हमने बुक खोली, बुक में उस थ्योरी को पढ़ा और फिर हमने कंपेयर किया कि जो हमारी इंटरप्रिटेशन थी बेयर एक्ट पढ़ के, उसमें और जो थ्योरी लिखी है उसमें क्या डिफरेंस है। और देखिए, यकीन मानिए आप मेरी इस बात का कि धीरे धीरे आप पाएंगे कि बेयर एक्ट पढ़ के जो आपकी इंटरप्रिटेशन थी वो और जो बुक में थ्योरी में इंटरप्रिटेशन दे रखी है वो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे को। इतना परफेक्शन आपकी इंटरप्रिटेशन में आ जाएगा विद प्रैक्टिस। फाइनल टिप यही है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। कंसिस्टेंटली लगे रहो, बिकॉज जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स आर अ मैराथन। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंटली लगे रहना है, पेशेंस के साथ। एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, कोई बात नहीं, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, है कि नहीं। तो पेशेंस होना चाहिए और कांस्टेंट प्रैक्टिस हमें करते रहनी है। So your part to success is that master the bare acts and build your foundation on the core concepts of law. एक इफेक्टिव स्टडी रूटीन हमको बनाना है, आंसर राइटिंग्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने हैं जो हमारी ये जो 3 हमारे पोर्शंस हैं, बेयर एक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, आंसर राइटिंग स्किल्स, ये कैसे टेस्ट होगी, जब हम रेगुलर मॉक टेस्ट से नॉलेज को टेस्ट करेंगे कि जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, जो हमने लिखा, क्या वो सही है या गलत है, वो हमें कैसे पता लगेगा, रेगुलर मॉक टेस्ट लगा के। एंड फाइनली यू विल अचीव योर गोल कि LLM करते करते, और अगर आप लकी रहे, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे, तो LLM से, शायद LLM कंप्लीट होने से पहले ही आप अपना नाम उस कोवोटेड द होली PDF जिसे कहा जाता है, द होली PDF, उस PDF में अपना नाम देखें और रैंक 1 के आगे अपना नाम लिखा देखें। दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन बी वेरी वेल ट्रू इफ यू जस्ट मेक अ focused approach and devised out a, chalk out a very well tailored plan according to your needs. Till then, keep supporting us, keep watching us, and आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो चाहेंगे।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ यू।